नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ेंगे शिक्षण कौशल पर बात करेंगे। शिक्षण कौशल बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के पेपर के लिहाज से बात किया जाए तो हम सभी शिक्षण कौशल की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो और भी शिक्षण कौशल है जो आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे दोस्त। तो और कुछ प्रश्नों की श्रृंखला भी होंगी इस शिक्षण कौशल में कि किस प्रकार के शिक्षण कौशल से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में रखने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको स्पष्ट तौर पर समझ पाए कि वाकई में पेपर में कैसे पूछा जाता है। चलिए दोस्त, आगे हम बढ़ते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। आप कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने है, कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलेंगे हम सभी शिक्षण कौशल पर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बात किया जाए शिक्षण कौशल की बात करें तो शिक्षण कौशल वाकई में है क्या, पहले तो यह समझेंगे। शिक्षण कौशल वे शिक्षण के गुण हैं, मतलब वे शिक्षक के क्या है गुण है जो शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रयोग करता है। मतलब शिक्षण कौशल वे शिक्षक की क्या है, वे शिक्षक के गुण हैं जो शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रयोग में लाता है। परिभाषाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि भैया जो टीचिंग प्रोसेस होता है, टीचिंग की प्रक्रिया होती है, उसको क्या बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए या टीचर यूज करता है किसका, शिक्षण कौशल का। इसमें बात करेंगे शिक्षण कौशल की परिभाषा है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एल एन गेज की डिफिनीशन है। एल एन गेज जी कहते हैं कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रभावशाली की बात हो रही है शिक्षण की बात गेज के अनुसार। पासी जी जो भारतीय मनोवैज्ञानिक है, पासी ने कहते हैं कि भैया शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने की सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई है, संबंधित शिक्षण क्रियाओं और व्यवहारों का स्वरूप है। तो इस तरीके से बात करते हैं बी के पासी जी। आगे हम बात करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। दोस्त बात करें तो लिखा है कि मैकिन्टन के अनुसार, किसके अनुसार, मैकिन्टन एवं व्हाइट के अनुसार यह क्या कहते हैं कि शिक्षण कौशल क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतःक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों प्राप्ति में क्या होती है, सहायक होती हैं और साथ ही साथ बात करें और सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं। यह कौन कहता है, मैकिन्टन एवं व्हाइट जी कहते हैं। अब डॉक्टर कुलश्रेष्ठ क्या करते हैं, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ की बात करें वे कहते हैं शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह हथियार है, शिक्षक के हाथ में वह हथियार है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाता है एवं कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार ला लेता है। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि इफेक्टिव बनाने के लिए, सुधारने के लिए ही चीजें हो रही हैं शिक्षण की प्रक्रियाओं में। तो यह आपने देखा जो परिभाषाएं हैं, तो कहीं ना कहीं परिभाषाएं घूम फिर कर एक ही कहने की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं शिक्षण प्रक्रिया की बात करें उसको इफेक्टिव बनाया जाएगा और बच्चों को अधिक से अधिक सिखाया जा सके। दोस्त बात करते हैं, ध्यान देंगे, आगे कह रहा है कि नोट में बहुत महत्वपूर्ण लिखा है कि एल एन गेज तथा रेमांस ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं, 14 शिक्षण कौशल उन्होंने बताए हैं। यह भी पॉइंट को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे हम बात करेंगे करा कि प्रमुख शिक्षण कौशल की बात कर लेते हैं। कुछ प्रमुख शिक्षण कौशल हैं जो आप सभी से पूछे जाते हैं। जैसे प्रमुख शिक्षण कौशल में आपके सामने है पहले प्रस्तावना कौशल। अब भाई प्रस्तावना कौशल है क्या, इसे हम देखेंगे। प्रस्तावना कौशल की बात करें तो प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि देखेंगे, प्रस्तावना कौशल वेरी इंपॉर्टेंट है, या पेपर में कई बार पूछा गया है। इससे करें कि संक्षिप्त में विषय वस्तु बताना अगर चाहते हैं, कोई चीज आप संक्षिप्त में बताना चाहते हैं, शॉर्टकट में बताना चाहते हैं, तो हम प्रस्तावना कौशल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब बालक, और इसमें और भी चीजें की जाती है, जैसे बालक के पूर्व ज्ञान को विषय वस्तु से जोड़ना। अगर पेपर में पूछता है जो बच्चे के पूर्व ज्ञान है उसको विषय वस्तु से हम जोड़ रहे हैं, तो किस कौशल से जोड़ते हैं, वो भैया हम कहते हैं प्रस्तावना कौशल से जोड़ते हैं। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु को जोड़ना हो, कोई नया सब्जेक्ट हो और बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान से ले जाकर विषय वस्तु को जोड़ देते हैं, वह प्रस्तावना कौशल के अकॉर्डिंग चीजें करते हैं। करा बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना और रुचि पैदा करना प्रस्तावना कौशल से किया जाता है।
और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा समझते हैं। नोट में क्या लिखा गया है, कर प्रस्तावना कौशल थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि प्रस्तावना कौशल किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, किसके नियम पर आधारित है। तो आप कहते हैं भैया थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है, क्योंकि तत्परता का नियम कहता है कि आपको पहले एक्टिव बनाया जाए, तत्पर बनाया जाए किसी कार्य को करने के लिए। और उसी प्रकार से प्रस्तावना कौशल का भी काम होता है कि पहले आपको संक्षिप्त जानकारी दे दी जाए, फिर इसके बाद उसको व्याख्यात्मक रूप से बात बाद में की जाएगी। तो इस तरीके से आपने सीखा कि प्रस्तावना कौशल में चीजें कैसे कैसे होती हैं। आगे दोस्त हमारे सामने दूसरा कौशल है उद्देश्य कथन कौशल, या हम कहेंगे निर्माण कौशल, इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस कौशल में शिक्षण कौशल का उद्देश्य, ठीक है, जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको हम पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है। पाठ पढ़ाने का उद्देश्य, पाठ को समझाने का उद्देश्य रहता है। कर आगामी परीक्षा के लिए तैयार करने का उद्देश्य, मतलब जो आप बच्चों का जो परीक्षा होने वाला, कोई भी पेपर होने वाला है, उस परीक्षा के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं इस कौशल से, उद्देश्य कथन या निर्माण कौशल से। तत्कालीन और एवं दीर्घकालीन उद्देश्य, मतलब तुरंत चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और दीर्घकालीन चाहते हैं तो फिर इस उद्देश्य से काम की जाती है। कर इस कौशल से कर व्यवहारिक ज्ञान और जीवन से जोड़ने का उद्देश्य भी इस कौशल से हम करते हैं। आगे बात किया जाए, तीसरा जो है आपके सामने व्याख्यान कौशल है। क्या दोस्त, वो आपके सामने व्याख्यान कौशल है। अब व्याख्यान कौशल की बात कर लेते हैं। व्याख्यान कौशल में क्या दी जाती है, व्याख्या दी जाती है। क्या व्याख्या दी जाएगी। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, करें कि क्लिष्ट शब्दों के लिए आसान भाषा। अब भाई क्लिष्ट शब्द क्या होते हैं, क्लिष्ट शब्द आप जानते हैं कठिन शब्द को बोला जाता है। मतलब जो कठिन शब्द हैं, जो चैप्टर शिक्षक पढ़ा रहा है, उन कठिन शब्दों को बात किया जाए तो सरल तरीके से वह प्रयोग करेगा, आसान तरीके से। तो क्लिष्ट शब्दों के लिए आसान शब्द का यूज किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझना, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें व्याख्यान कौशल में, देखिए व्याख्यान कौशल में ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा फालतू की बातें भी की जाती हैं, और फालतू की बातें अगर नहीं होंगी तो फिर सही तरीके से सुचारू रूप से बच्चे को समझा भी नहीं पाएंगे। देखिए जब किसी चीज़ को हमको समझाना होता है तो हम व्याख्यान कौशल का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ बाहरी जानकारी ले आकर के उस बच्चे को उस ज्ञान से जोड़ देते हैं, जिससे बच्चा समझ पाए जो बच्चे के जीवन में घटना घटी है, उससे उस घटना से घटती हुई चीजें जो सिखा रहे हैं, जिससे बच्चा रिलेट कर पाए पूर्व ज्ञान से। तो इसीलिए कह रहा था व्याख्यान कौशल में उदाहरणों के माध्यम से समझाना होता है। जरूरत पड़ने में बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर समझाना पड़ता है। पहले तो हम एग्जाम्पल के सहारे समझाएंगे, अगर ना समझ पा रहा बच्चा तो हम उसके पूर्व ज्ञान या दैनिक जीवन के हिसाब से उसको रिलेट करके सिखाने का प्रयास करेंगे। बात करा कि कभी कभी अलग से किसी सूत्र या संकल्पना आदि की व्याख्या भी करनी पड़ती है। किसमें, इस जो बात किया जाए व्याख्यान कौशल है। आगे बात करा शिक्षण सामग्री, चार्ट आदि का प्रयोग करके विषय वस्तु को आसान बनाकर व्याख्या देकर व्याख्यान कौशल में प्रयोग किया जाता है। मतलब सामग्री को, शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल की जाती है, साथ ही साथ चार्ट आदि का, जिसे TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, इन सभी का यूज करके क्या किया जाता है, हम बच्चों को व्याख्या देने की कोशिश होती है। और व्याख्या जब देते हैं तो हम व्याख्यान कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीख गए होंगे। आगे दोस्त बात करते हैं चौथा आपके सामने दृष्टांत कौशल। भाई दृष्टांत कौशल क्या है, इसे हम देख लेते हैं। दृष्टांत कौशल बात करता है उदाहरण क्या हो, आसान हो, एग्जाम्पल क्या हो, आसान हो। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण, इसका मतलब ही जो उदाहरण करेंगे आसान एग्जाम्पल यूज करेंगे। कोई बच्चे को हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो एग्जाम्पल हार्ड ना रखें, आसान रखें, सरल तरीके से सिखा देंगे। उदाहरण क्या होना चाहिए, मूर्त होना चाहिए। जो एग्जाम्पल हो बच्चे के सामने दिखाई दे, समझ में आए। एग्जाम्पल ऐसा ना दे कि भाई अमूर्त हो तो सोचे अच्छा ऐसी घटना होगी क्या, तो इस तरीके से नहीं। उदाहरण क्या हो, विषय वस्तु से जुड़ा हो। जब हम एग्जाम्पल देना है तो किसी बच्चे को जब एग्जाम्पल देते चले तो बच्चे को जो उसके जीवन से या विषय वस्तु से जुड़ा होना चाहिए, न कि फालतू का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, उससे क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं।
उदाहरण संबंधित संकल्पना की समझ को क्या करना, आसान बनाता है। उदाहरण क्या करता है, उदाहरण संबंधित संकल्पना की समझ को आसान बनाता हो। इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं वह जो एग्जाम्पल देंगे, वह जो संकल्पना समझा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जो उसमें कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश हो रही है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहे हैं, वह कहीं ना कहीं अच्छा आसान बनाता है उसको समझने में। उदाहरण बच्चे के दैनिक जीवन का हिस्सा हो, क्या हो, वह एग्जाम्पल जो हो दैनिक जीवन का हिस्सा होगा, तभी तो सीखेगा बच्चा। भाई कभी वह देखा ना सुना ना समझा, ऐसे एग्जाम्पल देंगे तो दिक्कत होगी। आगे बात करें, उदाहरण क्या हो, बालक ग्रहण शक्ति क्षमता आदि के अनुरूप हो। उदाहरण कैसे हो, बालक की जो ग्रहण शक्ति है, मतलब एडॉप्ट कर पाए कि भाई सही चीजें हैं। अब ऐसा एग्जाम्पल ना दे तो बच्चे के ज्ञान से बहुत दूर दूर से कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे की ग्रहण शक्ति के साथ साथ बच्चे की जो शक्ति है, क्षमता, उसके हिसाब से एग्जाम्पल देंगे तो सही तरीके से सीखेगा, समझ पाएगा। तो इसलिए दृष्टांत कौशल की बात हम करते हैं। आगे दोस्त बात करते हैं, आपके सामने पांचवा दिखाई दे रहा है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। भाई कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल होता क्या है, इसे हम देखते हैं। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल की बात करें तो उचित प्रकाश, क्या करना, उचित प्रकाश या वालयन प्रकाश की बात करें, जैसे कक्षा कक्ष प्रबंधन की बात है तो क्लास का जो प्रबंधन है, जैसे कक्षा क्लास का जो क्लासरूम है, उसको सही तरीके से डिजाइन कैसे किया जाए कि बच्चे में इंटरेस्ट हो। बच्चे जब क्लास में जाए ना तो सोचे ना कि यहाँ से भागे जल्दी से, अरे बहुत दिक्कत है कि बातें हमको बैठना नहीं है। बच्चे को लगे हाँ बैठे सीखें, यहीं पर हमको पढ़ना है, हम ना जाएंगे घर। तो इस तरीके से देखते नहीं है, आप देखते होंगे प्राइमरी में जाते होंगे तो आप देखते होंगे दीवार पर जो चित्रात्मक तरीके से चित्र है, जो साधु संत हैं या फिर किसी तरीके से जो आपकी महान विभूतियां हैं उनकी चित्र लगाए जाते हैं, जिससे बच्चा अट्रैक्शन हो, बच्चे का आकर्षित हो। तो इसलिए कहा जाता है कि उचित प्रकाश और वायलन हो। कहीं ना कहीं कक्षा कक्ष बने वह उसमें उचित प्रकाश मिले और कहीं ना कहीं इस तरीके से और व्यवस्था करने की कोशिश है। बैठने की उचित व्यवस्था, जहां से शिक्षक का हाव भाव तथा श्यामपट्ट आदि साफ दिखाई दे। मतलब ऐसा आप क्लास को डिजाइन करें, ऐसी जगह बोर्ड लगाएं जहां पर शिक्षक बैठे और शिक्षक जैसा भी अपने एक्टिविटीज कर रहा है, हाव भाव प्रदर्शित कर रहा, समझाने के लिए हर बच्चा सही तरीके से देख पाए। तो इस तरीके से क्लासरूम को डिजाइन किया जाए। कक्षा में अंतःक्रिया की सुनिश्चितता, कहीं ना कहीं क्लास के बीच क्या हो, अंतःक्रिया हो, शिक्षक और छात्र के बीच एक दूसरे का पार्टिसिपेट हो, एक दूसरे सामंजस्य करके सीखे। आगे कह रहा है कि साफ दिखाई देने वाले एवं कम सुनने वाले बालकों के लिए आगे बैठने की व्यवस्था, यहाँ पर बैठने होगा, बैठने की व्यवस्था करें। मतलब कम साफ, मतलब जो बच्चा सही तरीके से अल्प दृष्टिबाधित है या कम दिखाई बच्चे को देता है, या फिर बात किया जाए वह कम सुनता है, तो उस बच्चे को हम क्लास में आगे बैठा देंगे जिससे बच्चा सही तरीके से टीचर की बातों को समझ जाए। अगर शिक्षक के खड़े होने के लिए पर्याप्त स्थान रहे, मतलब टीचर जहां खड़ा हो वहां पर अच्छा जगह रहे, जैसे टीचर इधर उधर टहल रहा है, क्लास की एक्टिविटीज को देख रहा है, तो उसको पर्याप्त जगह होनी चाहिए। डेस्क और बेंच के बीच क्या हो, सही रिक्त स्थान हो, ऐसा डेस्क और बेंच के बीच थोड़ा सा जगह होनी चाहिए जिससे सटा एकदम ना रहे, और इसलिए कह रहा है कि डेस्क बेंच के बीच सही स्थान होने चाहिए। यह कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्लास जो है सिखाते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सभी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जब बच्चा हेरिटेज महसूस करेगा, उसको सही अच्छा नहीं लगेगा क्लास में, तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चा सीखेगा नहीं। आगे दोस्त बात करते हैं, कह रहे कमरे का आकार एवं बच्चों की संख्या इस प्रकार हो कि शिक्षक की आवाज पूरे तक जाए। मतलब कहीं ना कहीं जैसा क्लासरूम को ऐसा डिजाइन किया जाए जो टीचर बोले, जो आवाज करे, जो भी कहे, बच्चे के पास साफ शब्दों में वो चीजें पहुंचनी चाहिए। छात्रों की बैठक व्यवस्था में लचीलापन हो, ऐसा ना हो फिक्स ना कर दें कि भैया आज तुम यहाँ पर तुम्हारा सीट हो गया तो फिक्स है, अब तुम यहीं पर बैठोगी। तो कहीं ना कहीं लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए क्लास में। मतलब जब बच्चा जैसा आ रहा है अपना जहां मन करता है वहां बैठे, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ यहीं पर बैठना है, ऐसा ना आप करें, कोई मानक ना बनाए, आप लचीलापन क्लास में करें। तो आगे हम बात करेंगे, अगला नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न निर्माण कौशल। अब भाई प्रश्न हम बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, प्रश्न निर्माण कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम प्रश्नों का देखिए, ये सभी प्रभावशाली हैं, शिक्षण के प्रभावशाली वाली विधियां हैं, इस्तेमाल की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कौशल इस्तेमाल हो रहे हैं प्रभावशाली बनाने के लिए
शिक्षण को। तो ये सभी भी जो प्रश्न निर्माण हो रहा है सब चीजें क्या है, शिक्षण के अंतर्गत आएंगे। तो उसमें कह रहा है प्रश्न निर्माण कौशल में कह रहा है प्रश्न क्या हो, सरल होनी चाहिए। प्रश्न ऐसे ना दे दे कठिन हो, प्रश्न सरल होनी चाहिए, बहुत कठिन ना बहुत नॉर्मल नहीं। बच्चे के मानसिकता, बच्चे की एज के हिसाब से डिजाइन किया हुआ प्रश्न होना चाहिए। तो प्रश्न सरल हो, प्रश्न कैसा हो, सटीक हो, बहुत घुमाऊ प्रश्न ना दें, बच्चे के जो सटीकता वाली प्रश्न देने की कोशिश रहे। प्रश्न विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल हो, मतलब बच्चा किस लेवल का है, बच्चा कितना जानता है उसके अनुकूल होनी चाहिए। प्रश्न कुछ हद तक पूर्व ज्ञान से जुड़े हो, ऐसा प्रश्न ना दे कि बच्चा दूर दूर तक उसका प्रश्न से लेना ही देना ना हो, कहीं ना कहीं बच्चा जानता हो प्रश्न के बारे में, सीखा हो, तो बच्चा उससे रिलेट करके आंसर दे पाएगा। इसलिए कह रहा कि भैया प्रश्न कुछ हद तक क्या हो, पूर्व ज्ञान से जुड़ा होनी चाहिए। प्रश्न दो अर्थी ना हो, कहीं ना कहीं डबल मीनिंग वाला ना दे, एक सिंगल मीनिंग वाला वह क्वेश्चन होना चाहिए। इस तरीके से बात कर रहा है। दोस्त आगे देखते हैं, कह कि प्रश्न कैसा हो, प्रश्न की भाषा क्या हो, सरल होनी चाहिए, ऐसी ना दे कि कठिन भाषा दे दे। और जैसे कोई कठिन शब्द है, मतलब कठिन लिखना है तो क्लिष्ट, ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं भाषा क्या कठिन है और क्लिष्ट बच्चा समझेगा, अरे भाई क्लिष्ट क्या है, तो कहीं ना कहीं उसकी जगह पे कठिन ऐसा लिख दे। तो जैसा शब्द हो मतलब सरलतम भाषा का यूज करें, बच्चे की जो दैनिक जीवन में यूज होने शब्द हैं उसके हिसाब से डिजाइन करें, जिससे बच्चा आपके शब्दों को समझ जाए। कह प्रश्न बहुविकल्पी, लघुत्तरी और जरूरत पड़ने पर क्या हो, व्याख्यात्मक भी हो, कहीं ना कहीं बहुविकल्पी भी हो, ऑब्जेक्टिव हो, लघुत्तरी हो, और जरूरत पड़ने पर हम बहु व्याख्यात्मक भी प्रश्न देंगे। निचली कक्षाओं में प्रश्न क्या हो, परोक्ष ना हो, मतलब परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट ना हो, डायरेक्ट हो, जो आप चाहते हैं वही पूछें। अदरवाइज इनडायरेक्ट तरीके से नहीं, घुमा फिरा कर ला करके आप पूछ रहे हैं, घुमा फिरा कर लाने का बात कीजिए तो उच्च लेवल पर पूछिए। लेकिन निचली क्लास के जो बच्चे हैं 1 से 5 तक के बच्चे, उनकी बात करें तो परोक्ष रूप से ना हो, प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न हो। डायरेक्ट क्या पूछना चाहते हैं बच्चा बता दे। कह कि प्रश्न संपूर्ण विषय वस्तु हो, तब जब आप क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे हो ना, जैसे मान लीजिए आपके कोई किसी क्लास में साइंस का आपको क्वेश्चन बनाना है, 20 चैप्टर है, अब 20 चैप्टर से क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 चैप्टर से आप ले लिए, 10 चैप्टर छोड़ दिए, तो पूरे चैप्टर से आप जो पेपर बनाए डिजाइन करें। इससे क्या होता है, बच्चे के होल नॉलेज को आप चेक कर पाते हैं कि बच्चा कितना सीख लिया है, इस चैप्टर के बारे में कितना जानता है। तो इसीलिए प्रश्न पूरे विषय वस्तु से होना चाहिए। प्रश्न बोझ व चिंतन स्तर पर अधिक होना चाहिए, प्रश्न बोझ एवं चिंतन स्तर पर अधिक हो, मतलब कहीं ना कहीं सोचने पर हो, बच्चे को सोचने में मजबूर करे, बच्चा थिंकिंग पावर बढ़े। करा प्रश्न बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़े होने चाहिए, तो यह भी जानते हैं आप। करा प्रश्न करा कि कर उत्तरों की निष्पक्षता जानने के लिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी दे, मतलब कहीं ना कहीं बहुविकल्पी प्रश्न से क्या होता है कि निष्पक्षता होती है, जिससे राइट है कि क्या है, करेक्ट ट्रू है कि फॉल्स है, फिर जो आपसे भरने वाला रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन होता है। इस तरीके से जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे का एक तरीके से आप चेक क्या कर पाते हैं कि वह बच्चा निष्पक्षता से आप जांच कर सकते हैं। करें इस तरीके से प्रश्न निचले स्तर पर प्रश्नों की उत्तर निश्चित हो, ऐसा ना हो कि कोई प्रश्न ऐसा प्रश्न ना दे दे कि कोई जब बच्चों को प्रश्न पूछे निचली क्लासों के, तो ऐसा प्रश्न हो कि कुछ शब्दों में हो, कुछ शब्दों में बच्चा अपनी जानकारी को दे दे। ऐसा ना हो कि बहुत चीजें पढ़नी है, कुछ बच्चे कम लिखे हैं तो उनका नंबर कट जाए, ज्यादा लिखा है तो उनके नंबर बढ़ा दे। इस तरीके से ना करेंगे निचली क्लासों में। आगे दोस्त बात करें इन्फॉर्मेशन है वह है RO से संबंधित, आप सभी कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आप सभी के सामने हैं, कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्त आपके सामने अब 7वां जो है क्या लिखा है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है। भाई उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, इसे हम देख लेते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहता है कि शिक्षक को कक्षा में एक ही स्थिर मुद्रा या अंदाज में नहीं शिक्षण करना चाहिए। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं, जैसे अभी आप सोचिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं जैसे हम यहीं पर शांति से खड़े हो जाएं और हम बोलते रहें तो आपको अच्छा लगेगा क्या, आप सीखेंगे क्या, नहीं सही तरीके से इसके बाद। लेकिन जब हम हाथों से अपने माइंड को हिलाते रहते हैं, जैसे नहीं थोड़ा सा एक्टिविटीज करते रहते हैं, कुछ
इस तरीके से बताने की कोशिश रहती है कि जैसे दिमाग पर कोई चीज दिमाग पर जोर देना, तो देखिए दिमाग पर जोर दीजिए। इस तरीके से जब आप चीजों को बताते हैं तो बच्चा जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है, इसीलिए बच्चा सीखता चलता है। तो दोस्त अगर सीधा मुद्रा में खड़े हो जाएंगे ना आप सीख पाएंगे। कभी आपके सामने कोई टीचर सिखाए, देखिए कितना कैसा लगता है। तो इसलिए का उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहीं ना कहीं जो स्टिमुलस है उसमें चेंजेबल करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। और उसका कौशल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो स्टिमुलस को उद्दीपन को चेंज करते रहे। शिक्षक को कक्षा में एक ही स्थिर मुद्रा में या अंदाज में शिक्षण नहीं करना चाहिए, सही बात है, नहीं करनी चाहिए। अपितु तो इसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। इसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कहते चेहरे के हाव भाव बदलना। चेहरे का हाव भाव का मतलब है ऐसा कोई अच्छा चीजें आ रही हैं, कोई अच्छा सेंटेंस आ रहा है तो थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ चीजें बताएं। ऐसा ना हो कि अब सीरियस लग रहा है कि बहुत बड़ी चीजें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लग रहा है कि इतना अंदर से चीजें आ रही हैं, इतना अंदर से नॉलेज आ रहा है कि भाई बहुत भंडार है, कहीं से जो निकाल करके ज्ञान भेजा जा रहा है। ऐसा ना रहे, ऐसा लगे कि बच्चों को एकदम ज्ञान ऐसा सरलतम भाषा में दें, जानकारी दें कि लगे कि भाई साहब जैसे आप हैं जानते हैं वैसे हम भी जानते हैं, कोई विशेष नहीं है, बस इतना है कि कॉन्सेप्ट को हम सिखाने का प्रयास करें। तो दोस्त का चेहरे के हाव भाव को बदलना चाहिए। कर विषय वस्तु की जरूरत के अनुसार आवाज में उतार चढ़ाव रखना। मतलब आवाज ऐसा ना हो कि एकदम लगातार एक ही फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं, एक ही आवृत्ति के साथ नहीं। हम ऐसा करेंगे स्लो अप थोड़ा सा रहे, जहां पर लगे कि शब्दों को डाउन करना चाहिए, जहां पर लगे शब्दों को खींचना है उस तरीके से हमको खींचना चाहिए। ये सभी शिक्षक के गुण हैं। करा कि भैया खड़े होने की मुद्रा आदि परिवर्तन करना। कहीं ना कहीं मुद्रा जो है अपने शरीर की एक्टिविटीज को बदलते रहना चाहिए। मतलब बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन भी करना चाहिए। बीच बीच में क्या करना चाहिए, हंसी मजाक या मनोरंजन का कार्य भी बच्चों को देते रहना चाहिए, जिससे बच्चा सीखता चले। कुछ समय बाद विषय वस्तु बदल देना चाहिए। क्या देना चाहिए, कुछ समय के बाद ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट, जैसे देखते हैं ना कि क्लास में क्या होता है कि 1 घंटे 40 मिनट की एक क्लास चलती है, फिर आधे घंटे 40 मिनट की एक क्लास चलती है। तो इस तरीके से समय समय पर बदलते रहते हैं ना, तो बच्चा जानता रहता है। नए नए टीचर आते हैं, मतलब टीचर तो वही पर डे पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब टीचर चेंज होता रहता है तो बच्चे की मानसिकता जो है, जो प्रेशर पड़ रहा है माइंड पर, वह कम पड़ता है। मतलब कभी सरल विषय है तो थोड़ा सा माइंड कम, और ज़्यादा कठिन विषय है तो थोड़ा सा माइंड पर जोर पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चा अपने आप को सामंजस्य सही कर लेता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है। गर्दन, हाथ और नाक के अंदाज में हिलाना। मतलब जैसा चाहते हैं, जिस तरीके से चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरीके से आप परिवर्तन करते रहें। दोस्त आपके सामने 8वां लिखा है शिक्षण अधिगम सामग्री कौशल। भाई शिक्षण अधिगम सामग्री कौशल क्या, इसे हम देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री कौशल कहता है कि शिक्षण सामग्री बच्चे के दैनिक जीवन से क्या हो, जुड़ी होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री कौशल कहता है कि जो हम टीएलएम की बात करें वह बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा हो। ऐसा ना हो टीएलएम ले जा रहे हैं कई, उस सिलेबस उस जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा टीएलएम, तो ऐसा टीएलएम ले जाएं जो बच्चे के जीवन से जुड़ा हो, मतलब बच्चे के लिए उपयोगी हो सके तो क्या हो सके तो वह प्राकृतिक अवस्था में हो। प्राकृतिक अवस्था में होगा तो नेचुरल अवस्था में होगा तो बच्चे के पास वह सही तरीके से नेचुरल चीजें पाएगा। सभी या ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला हो। मतलब जो टीएलएम हो वह कहीं ना कहीं बच्चे की जो इंद्रियां हैं उसको उत्तेजित करने वाला हो। इस तरीके से हम जो टीएलएम की यूज करेंगे। सस्ती हो, साथ ही साथ आसानी से उपलब्ध हो जाए, बहुत महंगी ना हो, मितव्ययी ज्यादा ना हो, तो ऐसा हो जो कम, मतलब कहीं ना कहीं कम खर्चीला हो और साथ साथ आसानी से उपलब्ध हो जाए। मतलब विषय वस्तु को समझाने में सहायक हो। मतलब जो आप बच्चे को समझा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं रिलेट हो और इसलिए सहायक होनी चाहिए। प्रयोग में क्या हो, सुरक्षित होनी चाहिए। साथ ही साथ कह रहा है कि विषय वस्तु से जुड़ी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रयोग में सुरक्षित, उसके साथ साथ विषय वस्तु से जुड़ी भी होनी चाहिए। आगे कह रहा है नोट में क्या कह रहा है, नोट में कहा जा रहा है दोस्त, कहा जा रहा है कि शिक्षण सामग्री का जनक किसे बोला जाता है, शिक्षण सामग्री का जनक फ्राबेल को मानते हैं। और भारत में इसका जनक किसे माना जाता है, शिक्षण सामग्री का जनक गांधी जी को माना जाता है। किसको, गांधी जी को मानते हैं। समझ में आया। अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए फ्राबेल को मानते हैं और भारत में गांधी जी को मानते हैं। आगे दोस्त बात करते हैं, आगे नेक्स्ट 9वां जो आपका कौशल है वह पुनर्बलन कौशल। अब पुनर्बलन कौशल क्या होता है, रिफोर्समेंट जो स्किल है इसकी बात करते हैं। जैसे पुरस्कार देना, तो बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो हम पुरस्कार दे दें, बच्चे के लिए मोटिवेशन हो जाएगा कि भाई हम अच्छा काम करें तो गुरुजी हमें पुरस्कार दे रहे हैं, तो इस तरीके से पुरस्कार भी दे दें। शाबाशी देना,
बच्चा कभी हमेशा पुरस्कार में, कुछ कभी कभी शाबाशी दें, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छे से सीख रहे हो, आगे जाओगे, इस तरीके से बच्चा मोटिवेट होगा। सहमति से गर्दन हिलाना या ना कर देना प्रशंसा करना, मतलब सहमति में गर्दन हिलाना और ना कर देना प्रशंसा करना, इस तरीके से चीजें करें। कक्षा उन्नति देना, मतलब बच्चों को मतलब क्लास में उन्नति देना, ऐसा ही बात कर रहा है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों द्वारा ताली बजाकर स्वागत करना, कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो बच्चे का जो ताली के साथ स्वागत करें, बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत किया, अच्छा स्कूल लाया, अच्छी चीजें प्राप्त किया, अच्छी जानकारी है, तो इस तरीके से बच्चे में जो पुनर्बलन कौशल की विकास करने की कोशिश रहेगी। करें कि छात्रवृत्ति आदि देना, कहीं ना कहीं बच्चे को छात्रवृत्ति जो बात किया जाए, स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बच्चा मोटिवेट होता है सीखने के लिए। आगे दोस्त बात करते हैं, ध्यान देंगे तो कुछ प्रकार हैं, जैसे कुछ प्रकार की बात कर लेते हैं, जैसे शाब्दिक पुनर्बलन होता है, गैर शाब्दिक पुनर्बलन होता है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। नकारात्मक में क्या होता है, डंडे से पीटना, मारना, डांटना, ये सभी नकारात्मक होता है। सकारात्मक में जैसे कहीं ना कहीं शाबाशी, ये सभी सकारात्मक हो गए, तो आप जानते भी हैं दोस्त। आगे बात करें, 10वां है सहभागिता कौशल। अब सहभागिता कौशल में क्या होता है, शिक्षक के साथ साथ छात्र का भी क्या हो, कक्षा गतिविधियों में भाग लेना, सहभागिता कौशल। मतलब जब टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ साथ जैसे टीचर कोई काम करे, जैसे सहभागिता कौशल में कब होगा, जैसे कोई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है या कोई लेबोरेटरी में हो रहा है, प्रयोगशाला में हो रहा है, तो टीचर पहले बताता है कि बेटा देखो ऐसे ऐसे बनाओगे तो बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं सहभागिता कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बच्चा और शिक्षक दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। तो कह रहा शिक्षक के साथ साथ छात्र भी कक्षा गतिविधियों में भाग लेना सहभागिता कौशल कहलाता है। जैसे बीच बीच में प्रश्न पूछना या प्रश्न पूछने के लिए कहना, कहीं ना कहीं टीचर बीच में बच्चों से प्रश्न पूछता रहे, बच्चा सीख रहा है, जो हम कह रहे हैं वो बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, भाई प्रश्न पूछ रहे हैं उसका कोई मतलब है, भाई उससे बच्चा क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा कि सर जी पूछ सकते हैं, बताना है मुझे। तो इस तरीके से बीच में प्रश्न पूछ लें, और प्रश्न पूछने के लिए भी कहने चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए भी कहने चाहिए। इस तरीके से भाई देखो कि प्रश्न पूछने के, बेटा देखो जो नहीं आता है बताओ क्या दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत है, पूछो, जो समझ में आए, जो जैसा भी तो आपके दिमाग में चल रहा हो उसको पूछो, हम बताएंगे। तो इस तरीके से बच्चा कहेगा हाँ गुरुजी मेरे मतलब सटीक हैं, मतलब सर जी जो हम मतलब मेरे दिमाग में जैसा भी आता है हम सर जी से पूछ लेते हैं, तो अपने आप को अपना वाला गुण दिखेगा। इसलिए अगर आप पाठ के दौरान बालकों को जिज्ञासा शांत करने का मौका देना चाहिए। जब पाठ पढ़ा है ना तो बच्चे को जो भीतर जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही है, उसको हम शांत करने का मौका भी देना चाहिए। अगर आप कक्षा में दो तरफा संप्रेषण रखना, मतलब दो तरफा संप्रेषण का मतलब है आप कोई चीज कर रहे हैं तो बच्चा उसमें अगर कुछ चीज पूछ रहा है तो आप तुरंत आंसर दें, तो दो तरफा संप्रेषण होना चाहिए। और कर विद्यार्थी कर भ्रम दूर करने का मौका देना चाहिए, जो बच्चे में भ्रम उत्पन्न हो रहा है उसको हम उससे निपटारा करते चलें। कर पाठ शुरुआत करते समय विद्यार्थियों को सक्रिय बनाने के लिए कक्षा में विचार आमंत्रित करने चाहिए। मतलब जब पाठ बच्चों को पढ़ाएं, शुरुआत करें, तो उसी में करें पाठ शुरुआत करते समय विद्यार्थियों को सक्रिय बनाने के लिए क्या करें, हम बनाने के लिए कक्षा में विचार आमंत्रित करें। बेटा देखो क्या मतलब इस जो चैप्टर है, कोई चैप्टर आप नया पढ़ा रहे हो, मानते हो आप नया चैप्टर शुरू किया, लेसन स्टार्ट किया, अब जब नया पार्ट स्टार्ट किया आपने तो बच्चे को विचार, क्या बेटा ये बताओ कि इस या कहानी है और इसके बारे में कुछ अपनी राय दो, क्या जानते हो, कुछ आपका जो बेसिक नॉलेज है बताओ। तो हर बच्चे से 2 4 10 बच्चों से पूछोगे जब, तो बच्चा कुछ ना कुछ अपने राय को देगा। तो बच्चा किस हिसाब से सोचता है, इस हिसाब से बच्चा देखिए धीरे धीरे बच्चे में जो चिंतन की प्रक्रिया है, जो समालोचनात्मक आलोचनात्मक थिंकिंग है, वह क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होंगी। बच्चा और सीखेगा और समझेगा और अपने विचार को क्या उसके विचार डेवलप हो पाएंगे। इसलिए बच्चों को आमंत्रित करने चाहिए विचार। अब विद्यार्थियों को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता दे, मतलब फ्रीडम रहे कि चाहे जब पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जब दिमाग में आए जो भी जैसा लगे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बंधित की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। अब आपके सामने पुनरावृत्ति कौशल कहता है कि रिकॉल करते चलें। जब हम कुछ पढ़ाएं तो देखिए कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चे को हम कभी पढ़ाएं, या आप भी पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते थे, तो कुछ टाइम क्या होता था कि जब पढ़ते थे भूल जाते थे। अब भाई रिकॉल जब करते चलते हैं ना, पुनरावृत्ति करते चलते हैं, तो हमारा वो फिर से ज्ञान जनरेट हो पाता है, हमें ये भूलती नहीं है। तो इस तरीके से पुनरावृत्ति कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय समय पर क्या हो, समय समय पर पाठ की पुनरावृत्ति करना चाहिए, मतलब रिवीजन करते रहना चाहिए। सप्ताह के अंत में पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति के लिए प्रश्नोत्तरी संचालित करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो पढ़ा दिए हैं
एक सप्ताह में एक बार टेस्ट ले लें, चीज़ें पूछ लें, प्रश्नोत्तरी टाइप का बना दें कि बेटा देखो आज एक हफ्ते में ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, थोड़ा सा ये बताओ कि क्या क्या आपने सीखा है, क्या क्या समझा है, थोड़ा सा हम आज आपके नॉलेज को चेक करते हैं। आगे बात करें, कभी कभार कक्षा में पिछली कक्षा से जोड़कर नवीन पाठ पढ़ाना। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज़ें होती हैं, तो नवीन पाठ पढ़ाने कर रहे हैं तो हम पिछली कक्षा से जोड़ दें। श्यामपट्ट कौशल, आपके सामने श्यामपट्ट कौशल है। अब श्यामपट्ट कौशल क्या है इसे हम देख लेते हैं। श्यामपट्ट कौशल क्या है इसे हम दोस्त देखते हैं। दोस्त श्यामपट्ट कौशल कहता है, ध्यान देंगे, श्यामपट्ट कौशल कहता है, श्यामपट्ट कौशल शिक्षक का क्या है, सच्चा मित्र बोला जाता है। किसका मित्र? शिक्षक का एकदम सच्चा मित्र बोला जाता है। कह कि श्यामपट्ट लेखन में स्पष्टता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब स्पष्ट रूप से साफ दिखे, मतलब राइटिंग बहुत अच्छी ना जाए भले, लेकिन साफ दिखनी चाहिए, बच्चे के समझ में आएगी भाई क्या सर जी ने लिखा है, भाई समझ में ही नहीं आ रहा है, गोजागाजी कर दी आप, मतलब अभी हम कुछ ऐसा सेंटेंस लिख दें कि आपको समझ में ना आए, कोई मतलब नहीं, बस स्पष्ट रूप से रहे, बस राइटिंग सही तरीके से नहीं जा रही, बच्चे को समझ में आ जाए कि सर जी ने क्या लिखा है। तो इसलिए श्यामपट्ट लेखन में स्पष्टता क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सके तो श्यामपट्ट के मध्य में लिखे, जब आप लिखते चले ना तो हो सके तो श्यामपट्ट के मध्य में आपको लिखने चाहिए। क्रम चार्ट, मानचित्र आदि बनाते समय जैसे जब आप लिखे तो हो सके बीच में लिखेंगे, तो एक दाएं वाला जो बच्चा बैठा है वो भी अब देख लेगा, बाएं वाले बच्चे जो बैठे हैं वो भी देख लेंगे, तो बीच में लिखना चाहिए। चार्ट मानचित्र बनाते समय अलग अलग रंग का चाक या प्रयोग करना चाहिए। देखिए कभी कभी हम भी देखिए कोई चित्र बनाए, कोई मैप बनाए, तो उसमें जो अलग अलग जहां आपको रिप्रेजेंट करना है, चीजें बतानी है कि भाई यहाँ पर एक लोकेटेड है, ये चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं, तो उसको अलग अलग कलर से, रंग से क्या करेंगे आप रंग देंगे, तो बच्चा समझ पाएगा कि हाँ एक चीज इतना जहां पर ये चीजें पाई जाती हैं। श्यामपट्ट के बाएं क्या हो, खड़े हो, तो बाया क्या है, तो हम जब पढ़ाएं तो बच्चे की इस तरफ खड़े हो, ना कि उस तरफ, दाहिने तरफ नहीं बाएं तरफ खड़े होने चाहिए। श्यामपट्ट से 45 अंश का कोण बना चाहिए, कहीं ना कहीं 45 अंश ऐसा ना, ये तो 90 अंश हो गया, 45 अंश का मतलब है कहीं ना कहीं इस तरीके से हम पढ़ाएंगे तो बच्चे को देखते चलेंगे, लिखते चलेंगे, तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, तो 45 अंश का कोण होना चाहिए। करा कि श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे की ओर मिटाएं, मतलब श्यामपट्ट को जब हम कुछ लिख दिए हैं तो ऊपर से साफ करते हुए नीचे की तरफ आए, ऐसा नहीं है नीचे बात पहले लिख बात लास्ट में लिखे और इधर उल्टा ही मिटाना शुरू कर दिए, तो बच्चा जो पहले लिखा था वो तो लिखा ही रह गया, लेकिन जो नहीं लिखा था वो लिख ही नहीं पाया। तो इस तरीके से ऊपर से साफ करते हुए आगे। कक्षा छोड़ने से पहले श्यामपट्ट को साफ कर दें, जब आपकी क्लास एंड हो जाए तो आप जब जाते जाएं तो उसके पहले श्यामपट्ट को अच्छी तरीके से साफ कर दें, जिससे दूसरा टीचर आए तो अपने चीजों को लिख पाए। पहले आते ही वो साफ करने लगेगा बोर्ड, करेगा यार देखो सर जी लिख के चले गए, तो इस तरीके से मतलब कि हेरिटेज महसूस करेगा कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको जब जाते टाइम जाए आप पढ़ा करके तो ऐसा करें कि आपको साफ करके जाना चाहिए। करा कि आपके सामने अब हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं जो आपके पेपर में पूछी गए हैं। दोस्त आप सभी ने कुछ कौशल को सीखा, समझा होगा, समझ गए होंगे कि शिक्षण कौशल है क्या। शिक्षण कौशल को क्या किया जाता है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए यूज किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण की मैंने कौशल की बात भी किया है, आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर में। दोस्त पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ें और बताने की कोशिश करें आप लोग। करा कि जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा में प्रवेश करे तो उसे एक बात करनी चाहिए विद्यालय भवन के बारे में, कर विद्यालय के प्रधान अध्यापक के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में, या अपने और छात्रों के बारे में। भाई क्लास में जा रहा है तो प्रधान अध्यापक को पहले ही बात कर दिया होगा, बिल्डिंग तो पहले दिख ली है, अब क्या बिल्डिंग और छात्रा प्रधान अध्यापक से क्या लेना देना, अपने बारे में बच्चों को बताएं और बच्चे के बारे में आप खुद जानें। इस तरीके से जब क्लास में एंट्री करें सबसे पहले तो अपने और छात्रों के बारे में जानने की कोशिश करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन करें विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करना उचित है। करें चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, शास्वर अधिगम द्वारा। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है। करें भैया कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करें, कैसे मोटिवेट करेंगे, आप बताइए आप कैसे मोटिवेट करेंगे। तो सुने गए अध्ययन द्वारा इस तरह नहीं हो सकता। बच्चा किससे सबसे ज्यादा मोटिवेट होगा, स्वस्वर वाचन से होगा। जब स्वस्वर वाचन होता है तो बच्चा उसका बना रहता है, बच्चे का माइंड चलता रहता है, और सात वाचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा, सात वाचन में पढ़ाएं। नेक्स्ट चलेंगे, आगे बात किया जाए कल इंफॉर्मेशन है वह आरओ से संबंधित आपकी हिंदी की पुस्तक
प्रारंभिक और मेंस परीक्षा के लिए, साथ ही साथ समान अध्ययन की पुस्तक प्रारंभिक और मेंस परीक्षा के लिए आप सभी इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे हम बात करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है करा अनुशासन जो अध्ययन वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरीके की मदद करता है। करा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, करा बच्चों में उनके पाठ रटकर याद करने में। ये बताएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर और बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा दोस्त। करा कि जब अनुशासन जो बनाते हैं आप, जो अध्ययन वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण है, वह किसकी मदद करता है, किस तरह की मदद करता है। तो हम किस तरीके से मदद करता है भैया, चुप्पी साधे के लिए, चुप्पी साधने के लिए बच्चे के लिए अनुशासन बनाए नहीं भाई, शिक्षकों को निर्देश देने में ना, बच्चों को पाठ को रट करने में ना, उसके लिए करते हैं हम बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए हम अनुशासन का इस्तेमाल करते हैं। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या है। देखिए मैंने प्रस्तावना कौशल मैंने आपको बताया क्या, उसमें पूर्व ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण, व्याख्यान है, श्यामपट्ट लेखन है, गृहकाल। तो मैंने आपको बताया था पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य घटक है वह भैया क्या है, पूर्व ज्ञान है। राइट ऑप्शन आपका ए इज द राइट ऑप्शन होगा, पेपर में आया हुआ है। और बात करें यह क्वेश्चन बात करें आप सभी के, जो ध्यान देंगे आपका जो यह टेट हुआ था, सुपर टेट हुआ था 2019 में, 2019 में जो सुपर टेट हुआ था किसके, 69,000 शिक्षक भर्ती में, वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था कि भाई साहब कि पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है, वह पूर्व ज्ञान था। आगे बात किया जाए फिफ्थ नंबर के लिए, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, किसके लिए, प्रश्न कौशल के लिए। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहित देना, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। जी बताएंगे इसमें से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। प्रश्न कौशल के लिए कौन सा सही नहीं है। प्रश्न कौशल का मतलब यही होता है कि आप चीजें बोल रहे हैं, गा रहे हैं, अगला वाला आंसर दे, उसके बारे में बताए। हाँ नहीं वाला उत्तर से बहुत बता देने से कोई मतलब नहीं है। जब हाँ नहीं में है तो फिर सीधा क्या बोलेगा, आप पूछेंगे प्रश्न, ये देखिए ये है सही है गलत, कहे गलत, आप कहेंगे ये प्रश्न है बताओ क्या है, कहे गलत सही है। तो इस तरह गलत सही करेगा क्या मतलब सीखेंगे, कुछ नहीं सीखने वाले। तो इसलिए आप प्रश्न जो कौशल का इस्तेमाल हाँ नहीं वाले उत्तर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा। सर 6 नंबर के लिए, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, समापन कौशल में या प्रदर्शन कौशल में। तो दोस्तों आप जानते हैं पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण आता है वह किस में आता है, आपका प्रस्तावना कौशल में। किस में आएगा, प्रस्तावना कौशल में आता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। मैंने आपको बताया था कि नहीं, पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण चेक किया जाता है वह प्रस्तावना कौशल में किया जाता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल को मैंने बताया था, हाव भाव को बदलते रहना चाहिए। समापन कौशल लास्ट में चीजें की जाती है। प्रदर्शन कौशल आप जानते हैं। अगर सलीम संगीत में निष्णात है परंतु गणित में बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। मतलब कहीं ना कहीं सलीम जो निष्णात का मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है किसमें, संगीत में, लेकिन गणित में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे। उससे कहेंगे संगीत का कोई भविष्य नहीं है, उससे संगीत छोड़कर गणित को पढ़ाई करने के लिए कहेंगे, उसके अभिभावकों को बुलाकर बता देंगे। उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएं। दोस्त बताएंगे जैसे गणित, वह संगीत में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है लेकिन वह गणित में नहीं कर पाता है, तो आप क्या कहेंगे, उससे कहेंगे गणित का कोई भविष्य, संगीत का कोई भविष्य नहीं है। भाई संगीत में भी बहुत लोग महान हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि गणितज्ञ हो जाएगा। तो इसलिए गलत है, संगीत छोड़कर गणित पढ़ाई करने को कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसके अभिभावकों को बुलाकर बताएंगे ना। उससे कहेंगे भैया कि देखिए गणित भी अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हो और गणित की अवधारणाओं को अगर समझाएं, जब अच्छे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा कि नहीं। जब वो संगीत सीख सकता है तो गणित क्या बहुत बड़ी चीज है, गणित भी सीख जाएगा। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपको आनी चाहिए, बच्चों को समझा देनी है। तो राइट ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर करें, एक लंबे व्याख्यान को देते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। बीच में आराम लेना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, प्रश्न में बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। बताइए व्याख्यान कौशल में क्या करनी चाहिए। जी दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। कि क्या कर लेनी चाहिए, एक लंबे व्याख्यान को देते समय अध्यापक को क्या करनी चाहिए।
कह रहा बीच में आराम लेना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। कह रहा कि भाई अपनी भाव भंगी में बदलती जाना चाहिए। लंबे व्याख्यान देते समय, लंबे व्याख्यान को देते समय क्या होनी चाहिए, बताते समय बीच में आराम लेना चाहिए। क्या, तो यहां पर ऐसा होगा तो आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। तो बताएं इसमें से क्या राइट होगा। देते समय अध्यापक को क्या चलनी चाहिए, अपनी क्या करनी चाहिए, भाव भंगिमा बदलती रहनी चाहिए, भाव भंगिमा बदलती रहनी चाहिए, जिससे इंटरेस्ट बच्चे में बना रहे। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता से संबंधित श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल देना, प्रश्नों को हल करना या प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, कौन सा इसमें शिक्षण के कुशलता से संबंधित है। जी बताएंगे शिक्षण की कुशलता से क्या संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना सही है, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी क्या है शिक्षण के। बताएंगे 9th नंबर के लिए क्या राइट होगा। 9th नंबर के लिए दोस्त बताएंगे तो आप जानते हैं सभी के सभी राइट होंगे, उपयुक्त सभी होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर के लिए श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। देखिए हम आपको बताए थे श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वह आपका लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, लेखन में शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्ट तौर पर दिखे कि आप क्या पूछना चाहते हो। अच्छी लिखावट से उतना मतलब नहीं है, लेखन में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्त, वह आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या कहलाता है। क्या शाब्दिक पुनर्वलन है या अशाब्दिक पुनर्वलन है या सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है। जी बताएंगे इसमें से क्या होगा। तो भैया शाबाश, ठीक, ये सभी क्या कर रहे हो, एक शब्द में डिनोट कर रहे हो और उसके लिए सकारात्मक शाब्दिक होगा। क्या होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ठीक कहना, शाबाश कहना, ये सभी शब्दों में इस्तेमाल करोगे नहीं तो शाब्दिक हो गया। और उसके लिए पॉजिटिव चीजें कर रहे हो, सकारात्मक कर रहे हो, एकदम बात सही। तो दोस्त आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसके माध्यम से आप सभी ने सीख पाया होगा कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, किससे, शिक्षण कौशल से। तो आपके सामने कुछ शिक्षण के कौशल थे, कुछ परिभाषाएं थी जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दिए थे। तो दोस्त आप सभी ने सीखा, समझा, समझ गए होंगे किस तरीके से एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सभी मौजूद होंगे, तब तक के लिए दोस्त आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जब क्लास एंड हो तो आप सभी एक बार आप जैसा भी आपको सेशन लगा हो तो जरूर बताएं। अगली क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।